हेलो। ओके, अगर कोई एक बच्चा जल्दी से वेरीफाई कर दे कि आप मुझे सुन भी पा रहे हैं और आप स्क्रीन भी देख रहे हैं, सो दैट वी कैन स्टार्ट। अगर कोई एक बच्चा जल्दी से वेरीफाई कर दे कि यू कैन हियर मी एंड यू कैन सी द स्क्रीन सो दैट वी कैन स्टार्ट। जी हसन। यस सर, आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी नजर आ रही। ठीक है, आपको आवाज भी आ रही है और आप स्क्रीन भी देख पा रहे हैं। ठीक। तो अगर ये सारी बातें जो है वो क्लियर है तो अब हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखिए, लास्ट टाइम जो टॉपिक मैंने पढ़ाना शुरू किया था वो टॉपिक था ट्रांसफार्मर का। ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमने सिर्फ एक का दुक्का ही बात जो है वो ट्रांसफार्मर के हवाले से की थी, तो उसी को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो मैं शुरू से ही बता देता हूँ कुछ बातें आपके जहन में होंगी कि जो हाई टेंशन केबल होती है उसका मकसद क्या होता है कि आप हाई टेंशन केबल में हाई वोल्टेज लो करंट के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक, जिसमें पावर लॉसेस जो है वो आपके पास कम हो जाया करते थे। ठीक है। हाँ, हो सकता है आपको ये वाली बात जो है वो याद हो। अब अगर आपने वोल्टेज को बढ़ाना है तो आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, अगर आपने वोल्टेज को कम करना है तो आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। ठीक है। अब ये ट्रांसफार्मर बनते कैसे हैं? देखिए, ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हमने किया ये कि एक मेटालिक फ्रेम कंसीडर किया। ये मेटालिक फ्रेम जो है वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक। इस मेटालिक फ्रेम पे आप दो कॉइल लेते थे, एक आपने लिया जिसको आप प्राइमरी वाइंडिंग कहते थे या प्राइमरी कॉइल कहते थे, वो इस साइड के ऊपर जो है वो वाउंड कर दिया जाएगा। इसको आप कनेक्ट करते थे ऑल्टरनेट करंट सोर्स यानी एसी सप्लाई से। एसी सप्लाई के लिए वो हमें एक वेव का सिग्नल जो है वो बना दिया करते हैं। हमने इस कॉइल को कनेक्ट किया ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई से। शायद आपको ये बात जो है वो याद हो कि जब आप बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई की तो वो करंट अपने आप को मुस्तकिल जो है वो फ्लक्चुएट करेगा बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव, इवन पॉजिटिव और नेगेटिव में भी उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही होती है। जो वोल्टेज जहां पर प्रोवाइड किया जाएगा वो कहलाता था एपी, जो करंट इस कॉइल में होगा वो कहलाएगा आईपी। कॉइल क्योंकि डेफिनेटली ये कंडक्टर है, हर कंडक्टर की कुछ ना कुछ जो है वो रेजिस्टेंस होती है, तो यहाँ पर इसकी जो रेजिस्टेंस होती है उसको नाम दिया जाता है आर पी। यानी सीधा सीधा ओम सॉ वाला हिसाब है। मैं यहाँ पर वोल्टेज को वीपी की बजाय जो ईपी लिख रहा हूँ क्योंकि आपने शायद डेरिवेशन में या वर्किंग में ईपी जो है वो इस्तेमाल किया। इवन अगर आप इसे वीपी कहना चाहें तो उसमें भी कोई ऐसी जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी कॉइल है, इस प्राइमरी कॉइल को आप बेसिकली नाम देते हैं किसका? इनपुट कॉइल का, क्योंकि वो कॉइल है जहां पे इनपुट प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आपने एक पीस ऑफ वायर लिया, उस पीस ऑफ वायर को आपने यहां पर जो है वो वोन किया कोई इस तरीके से। यहां पर आपको आउटपुट मिलेगा जिसको आप नाम देते थे ES। जो करंट यहां पर होगा वो कहलाएगा IS। क्योंकि ये भी कॉइल है, ये भी एक कंडक्टर है, इसकी भी अपनी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी, वो रेजिस्टेंस कहलाएगी RS, यानी रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल। इस कॉइल को हम नाम देते थे किसका? सेकेंडरी कॉइल का। और किसी भी ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी कॉइल है वो बेसिकली आउटपुट कॉइल है जहां पे आपको आउटपुट मिलता था। अब साइंस क्या है? आपके पास जो प्राइमरी कॉइल है, जब इसमें से करंट आईपी पास होगा तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड के नतीजे में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेंगी। अब कोर का मकसद क्या है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो इस कोर के अंदर रहे। तो ये जो ऑरेंज कलर से आपको बना नजर आ रहा है बेसिकली समझ ले मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है जो इस कोर के अंदर सर्कुलेट कर रही है, जो स्कोर के अंदर सर्कुलेट करेगी। अब क्योंकि प्राइमरी का करंट ऑल्टरनेटिंग करंट है, जब प्राइमरी का करंट ऑल्टरनेटिंग है तो प्राइमरी के अंदर एक इंडक्शन होगी जिसको आप नाम देंगे किसका? सेल्फ इंडक्शन का। प्राइमरी के अंदर जो इंडक्शन होगी वो कहलाएगी क्या? सेल्फ इंडक्शन। शायद आपको याद आ जाए
कि ट्रांसफॉर्मर में आपने सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को एक नाम और दिया था, बैक ईएमएफ। क्योंकि याद है ना, इंड्यूस करंट का काम क्या होता है? इंड्यूस करंट का काम होता है अपने कॉज को अपोज करना। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने कॉज को अपोज करेगा, लिहाजा उसका नाम जो है वो बैक ईएमएफ भी होता था। ठीक, और वो आप निकालेंगे कैसे? अगर मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कॉइल चाहिए तो वो होना चाहिए क्या? एन डेल्टा 5p ओवर डेल्टा टी, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो किसके आ जाएंगे? प्राइमरी कॉइल के आ जाएंगे। और आप इसी ईएमएफ को सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ प्राइमरी भी कहते थे, इसी का नाम जो है वो बैक ईएमएफ भी था। ठीक, जिसको आप ईपी के बराबर जो है वो लिखा करते थे। फिर जो रेड कॉइल है, जिसको आप सेकेंडरी कॉइल कह रहे हैं, इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो इंडक्शन होगी वो आपके पास होगी म्यूचुअल इंडक्शन। और इस म्यूचुअल इंडक्शन के नतीजे में जो ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी होगा, जिसको मैं ES का नाम दे रहा हूं, वो बराबर होगा NS डेल्टा फाइव एस ओवर डेल्टा टी के। ठीक, अच्छा, दोनों इक्वेशन के अंदर एक एक जो है वो माइनस साइन लगा दी जाएगी अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। फिर आप अज्यूम क्या करते थे? आप अज्यूम ये करते थे द फ्लक्स पासिंग थ्रू प्राइमरी इज सेम एज फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी, यानी हमारी अजम्पशन ये थी डेल्टा 5p शुड बी इक्वल टू डेल्टा 5s, और इवन जो रेट होगा वो भी दोनों में क्या होगा? सेम। लिहाजा जब आप इन दोनों इक्वेशंस का रेशियो निकालते थे तो आपके पास जो अल्टीमेट फॉर्म बनती थी वो क्या होती थी? ई पी ओवर ई एस इज इक्वल टू NS ओवर NP। और ये वो रिलेशन है जिससे आपने स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनाया। कैसे? अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास EP ज्यादा हो ES से, तो इसका मतलब है इस इक्वेशन में ये एक चेंज है, ये NP होगा, ये NS होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास जो NP है वो ज्यादा हो किससे? NS से। तभी हमने रूल बनाया था कि अगर आपके पास जो है वो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो ये स्टेप अप है। ठीक, और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ES ज्यादा हो EP से, तो इसका मतलब है NS ज्यादा होना चाहिए NP से। तो रूल अब हमें स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए जो है वो याद होना चाहिए। स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए हमारे पास रूल क्या होगा? स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए हमारे पास रूल ये होगा कि अगर प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो ये स्टेप डाउन है, क्योंकि सेकेंडरी के टर्न्स कम है, सेकेंडरी पे आउटपुट कम होगा। और अगर आपके पास जो है वो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, तो जिसके नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे उसके पास EMF भी जो है वो ज्यादा होगा। जिसके पास नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे उसका EMF ज्यादा होगा। अब इससे आसानी से याद कर सकते हैं। तो जो पहला वाला केस है ये हमारे पास केस है स्टेप डाउन का, और जो नीचे वाला केस है ये है हमारे पास स्टेप अप का। फिर आप बात करते थे ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी की। अगर आज आप एक ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी निकालना चाहें तो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? एफिशिएंसी को हम ग्रीक लेटर ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एफिशिएंसी का मतलब होगा क्या? पावर आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट का मतलब सेकेंडरी है, ओवर पावर इनपुट, यहाँ पर इनपुट का मतलब प्राइमरी है। अब हमें मालूम है कि पावर जो है वो VI के बराबर होती है, तो इस एतबार से ये क्या बन जाएगा? ES IS, और ये बन जाएगा EP IP। ये आपको मिल जाएगी क्या? एफिशिएंसी। ये जो एफिशिएंसी आपने निकाली ये सिर्फ एफिशिएंसी कहलाती है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं परसेंट एफिशिएंसी, तो जो परसेंट एफिशिएंसी होती है उस परसेंट एफिशिएंसी में आप सिर्फ क्या करेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अब जो एफिशिएंसी आपके पास आएगी वो परसेंट एफिशिएंसी कहलाएगी। ठीक, फिर आप कहते थे कि अगर आपके पास जो ट्रांसफॉर्मर है वो ट्रांसफॉर्मर जो है वो एक 100% एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर बन जाए। जैसे कि कोई भी सिस्टम जो है वो कभी भी 100% जो है वो एफिशिएंट नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफॉर्मर जो है वो 100% एफिशिएंट बने, तो 100% एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा? इफ ईटा इज 100%, तो आप ईटा की जगह 100 रखेंगे, ES
IS over EP IP into 100। 100 से 100 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास फॉर्म क्या बनेगी, EP IP इक्वल ES IS। इतनी मेहनत की नीड नहीं थी, क्यों? क्योंकि अगर ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट है तो 100% एफिशिएंट होने का मतलब ये होगा कि आपकी पावर इनपुट और पावर आउटपुट दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। लेकिन याद रखिएगा कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट होता नहीं है, क्योंकि हर सिस्टम के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ पावर लॉसेस हुआ करते हैं। अब यहाँ पर वो पावर लॉसेस क्या क्या हो सकते हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। तो आपने अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, इधर से एक फॉर्मूला आप बनाते थे, AP over ES is equal to IS over IP। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में अप्लाई होगा जब ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होगी, 100%। यानी आसान अल्फाजों में ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सिर्फ दो इक्वेशंस हैं आपके पास, या तो AP ओवर ES इक्वल NP ओवर NS, जिसको मैं जो वो थोड़ा सा जो है वो प्रोमिनेंट कर देता हूँ, जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया। एक फॉर्मूला ये है जो आप ट्रांसफार्मर के लिए यूज करेंगे, दूसरा फॉर्मूला जो है वो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी। अब आप इसको इस फॉर्म में याद कर लें या पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट से याद कर लें। लेकिन जहां तक इस इक्वेशन का सवाल है, EP ओवर ES इक्वल IS ओवर IP, ये न्यूमेरिकल में हम इस्तेमाल नहीं करते। मेरे जहन में कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं जो किताब में मौजूद हो जो 100% एफिशिएंट हो। अगर 100% एफिशिएंट है आप बिल्कुल इसे इस्तेमाल करें, अदरवाइज यूज नहीं होगा। अब अगर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% नहीं है तो इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो है वो पावर लॉसेस अकर होंगे। अब अगर ट्रांसफार्मर में पावर लॉसेस अकर होंगे तो वो पावर लॉसेस अकर होंगे क्यों? तो हमें उसके लिए जो है वो जाना पड़ेगा अपनी पूरी अजम्पशन के ऊपर। ये जो हमारी अजम्पशन थी, इस पूरे प्रोसेस में हमारी क्या क्या अजम्पशन है। देखिए नंबर 1, हमने जिस पॉइंट पर ये लिखा था ना, मैंने लिख दिया था क्योंकि एप्टीट्यूड में तो आपको हर चीज प्रूव नहीं करनी। जैसे ग्रीन से जो लिखा हुआ है, मैंने बैक EMF को EP लिखा है। बेसिकली आपने यहाँ पर ये बात अज्यूम किया है कि जो प्राइमरी कॉइल की रेजिस्टेंस है ना वो 0 होती है। तो जो एक चीज आप यहाँ पर अज्यूम करते हैं वो नंबर 1, मैं यहाँ पर पहले हेडिंग बना दूं, सोर्सेस ऑफ पावर लॉस इन अ ट्रांसफार्मर। अगर मैं बात करूंगा सोर्सेज ऑफ पावर लॉसेस इन ट्रांसफार्मर की, तो अब वो सोर्सेज हमारे पास जो है वो क्या क्या होंगे। देखिए नंबर वन सोर्स हमारे पास है रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, RP एंड RS। क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब इनमें पावर लॉस होगा। और अब शायद आपको याद आ जाए जूल्स लॉ से कि वो पावर लॉस आप कैसे निकालते थे। अगर मैं निकालना चाहूँ पावर लॉस ऑफ प्राइमरी कॉइल, सो इट शुड बी इक्वल टू IP स्क्वायर RP। और अगर मैं निकालना चाहूँ पावर लॉस ऑफ सेकेंडरी कॉइल, इट शुड बी IS स्क्वायर RS। तो सोर्सेज ऑफ पावर लॉस में पहली सोर्स हमारे पास है रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। अगर आप इस पावर लॉस को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो इसे मिनिमाइज करने का तरीका क्या है, यूज ऑफ थिक वायर्स टू मेक प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स और वाइंडिंग। आप थिक वायर इस्तेमाल करेंगे। क्यों थिक वायर इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि हमें मालूम है, हमें याद है, थिक वायर यूज करने का मतलब है आपने एरिया को बढ़ा दिया है, और एरिया को बढ़ाने का मतलब होता है आपने रेजिस्टेंस को जो है वो कम कर दिया। ऑब्वियसली जब रेजिस्टेंस कम होगी तो पावर लॉसेस कम हो जाएंगे। तो ये सोर्सेज ऑफ पावर लॉस में पहला लॉस था। दूसरा, हमने एक बात अज्यूम की, वो अज्यूम हमने क्या की, मैंने ऊपर लिखी हुई थी कि फ्लक्स ऑफ प्राइमरी इज सेम एज फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी, तभी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ऑफ प्राइमरी सेम एज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जितना फ्लक्स प्राइमरी से पास हुआ उतना ही फ्लक्स किससे पास हुआ, सेकेंडरी से। ये सिर्फ एक अजम्पशन है। देखिए क्यों अजम्पशन है, ये जो मैंने ऊपर लाइंस ऑफ फोर्स बनाई वो जो ऑरेंज हाइलाइटर्स से मैंने बनाई हुई है, ये सारी लाइन जो है वो रिलीजियसली ऐसे थोड़ी रोटेट करेंगी। देखिए वो लाइन जो बीच में मौजूद है उनके लिए तो ये बात 100% श्योर है, दे विल रिमेन इनसाइड द कोर।
लेकिन अगर आप एक ऐसी लाइन की बात करें जो बिल्कुल कॉर्नर पे ट्रैवल कर रही है, जैसे अभी मैं एक लाइन बना रहा हूँ, शायद आप उसको देख भी पा रहे हैं, मैंने लेफ्ट साइड पे एक ऑरेंज कलर से लाइन बनाई है, शायद आपको जो है वो नजर आ भी जाए। ये जो लाइन है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को रिपेल करती हैं, तो बहुत मुमकिन है कि ये लाइन प्राइमरी कॉइल से तो पास हो, लेकिन अब ये कोर में बैंड ना हो पाए, कोर से बाहर निकल जाए। नतीजा क्या निकलेगा? प्राइमरी का फ्लक्स और सेकेंडरी का फ्लक्स जो है वो बराबर नहीं रहेंगे। ठीक, तो हमारी जो अजम्पशन गलत हुई वो ये हुई। इससे बचने के लिए हम क्या करते थे? हमने कोर इस्तेमाल किया कि जितना ज्यादा लाइन ऑफ फोर्स कोर के अंदर रहेंगी, फ्लक्स सेम हो जाएगा। एक काम आप और करते थे, शायद आपको याद आए कि आपने जब सेकेंड ईयर में डेरिवेशन की, तो आपने कोर जो है वो कुछ इस तरह का बनाया। आपने कोर जो है वो कुछ इस तरह का बनाया था, और इस कोर पे आपने क्या किया था? इस कोर पे आपने एक वायर लिया और आपने इसके ऊपर जो है वो वाइंडिंग की, जो आपके पास प्राइमरी वाइंडिंग कहलाई। फिर आपने एक वायर और लिया और उसके बाद आपने इसके ऊपर जो वाइंडिंग की, वो आपके पास जो है वो क्या कहलाई? सेकेंडरी कॉइल की वाइंडिंग कहलाई। यानी इसका फायदा क्या है? वो फ्लक्स जो प्राइमरी से पास होगा, वो डेफिनेटली अब किससे भी पास होगा? सेकेंडरी से भी पास होगा। तो हम इस ड्रॉबैक को जो है वो इस तरीके से जो है वो ओवरकम कर सकते हैं कि फ्लक्स ऑफ प्राइमरी इज सेम एज फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी। ठीक, फिर तीसरा पावर लॉस, जो तीसरा पावर लॉस है, उस तीसरे पावर लॉस का ताल्लुक जो है वो किससे है? रिटेंटिविटी। व्हाट इज रिटेंटिविटी? देखिए, जितने भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, उनके अंदर टेंडेंसी क्या है कि जब मैग्नेटिक फील्ड उनसे पास होगी तो वो मैग्नेटाइज होंगे। जब वो मैग्नेटाइज होंगे तो डेफिनेटली वो एक नॉर्थ बनाएंगे और एक साउथ बनाएंगे। प्रॉब्लम क्या होती है कि फर्ज करें जब करंट ऐसा है, तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। जब करंट अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा, चेंज करने से मुराद ऐसा हो जाएगा, तो अब इसको नॉर्थ बनना चाहिए, इसको साउथ बनना चाहिए। फिर करंट अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा, पॉजिटिव होगा, तो ये दोबारा क्या बनेगा? नॉर्थ, फिर साउथ। और अब ये साइकिल जो है वो इसी तरीके से चलती रहेगी। हो सकता है आप वो ब्लू और रेड कलर की वेव फॉर्म जो है वो स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये साउथ और ये नॉर्थ हो जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूं, जितनी दफा करंट अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा, उतनी दफा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपनी पोलैरिटी को क्या करेगी? चेंज करेगी। जितनी दफा करंट अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा, उतनी दफा मैग्नेटिक फील्ड अपनी पोलैरिटी को क्या करेगी? चेंज करेगी। अब अगर इस मटेरियल के अंदर ये टेंडेंसी मौजूद है कि वो मैग्नेटिक बिहेवियर को अपने अंदर स्टोर करे, रिटेन करे, तो इस पोलैरिटी का चेंज होना जो है वो मुश्किल काम हो जाएगा। आप इसको बिल्कुल इस तरह लें जैसे इनर्शिया होता है। रेस्ट में है, रेस्ट में रहना चाहेगा, जैसे मोशन में आ जाएगा वो मोशन में रहना चाहेगा। लिहाजा वो बॉडीज जिनमें इनर्शिया ज्यादा होता है, उन्हें रेस्ट से मोशन में लाना मुश्किल काम है। लेकिन वंस दे आर इन स्टेट ऑफ मोशन, it will be a real tough ask to bring them back into the state of rest. वो बॉडी जो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, उससे आप मुश्किल से मोशन में लाए, इनर्शिया ज्यादा था। एक दफा मोशन में आ गई ना, उसे रेस्ट में वापस ले आना भी मुश्किल काम है। तो मटेरियल की रिटेंटिविटी जितना ज्यादा होगी, हमारे लिए इस पोलैरिटी को चेंज करना उतना ही जो है वो मुश्किल काम हो जाएगा। यानी इसका मतलब है अब एनर्जी का एक हिस्सा इस पोलैरिटी को चेंज करने में जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा? जाया हो जाएगा। ठीक, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास जो है वो जाया हुई, ये एनर्जी लॉस कहलाता था, हिस्टेरेसिस लॉस। इस एनर्जी लॉस को हम नाम दिया करते थे किसका? हिस्टेरेसिस लॉस का। मैं यहां पर लिख भी देता हूं। ये जो लॉस ऑफ एनर्जी है, ये लॉस ऑफ एनर्जी हमारे पास कहलाएगा क्या? हिस्टेरेसिस लॉस का, जो रिटेंटिविटी की वजह से। अब इसको रिमूव करने का तरीका क्या है? इसको रिमूव करने का तरीका है कि जब मेटल आपकी नीड पूरी नहीं करता, तो आप क्या करते हैं? आप जो है वो एलॉय बनाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर जो है वो एलॉय बनाएंगे।
जो एलॉय यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, उस एलॉय को नाम दिया जाता है क्या? परम एलॉय। परम एलॉय की खास बात क्या है? मैग्नेटिक है, लाइन ऑफ फोर्स को अपने अंदर रखेगा, लेकिन परम एलॉय की रिटेंटिविटी जो है वो बहुत कम होती है। रिटेंटिविटी कम होने का मतलब है कि इसके अंदर जो पावर लॉसेस हो जाएंगे वो आपके पास कम हो जाएंगे। और सबसे आखिर में देखिए, आपने कहा कि प्राइमरी के अंदर इंडक्शन हो रही है, सेकेंडरी के अंदर इंडक्शन हो रही है, क्योंकि जब भी किसी कंडक्टर को आप चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें इंडक्शन होती है। अगर आप इस फ्रेम की बात करें जिसके ऊपर आपने कॉइल वोन किया, ये आपके पास मेटल है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है। जब ये एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो इसके अंदर भी जो है वो क्या होगी? इंडक्शन होगी। इसके अंदर भी करंट जनरेट होगा। वो इंड्यूस करंट जो आपके पास एक कोर के अंदर जनरेट होता है, उस इंड्यूस करंट को आप नाम दिया करते थे किसका? एडी करंट का। उस करंट को हम नाम देते थे एडी का। अच्छा, ये जो लफ्ज एडी है, अगर मेरी याददाश्त जो है वो गलत साथ में देती, तो लफ्ज एडी का मतलब होता है स्वर्ल। जैसे वो आपने वर्लपूल वगैरह देखे होंगे ना, कोई चीज बड़ी तेजी से स्पिन कर रही हो। एडी का लफ्जी मतलब होता है स्विर्लिंग इफेक्ट, या फिर आसान फाजों में जिसे आप कह सकते हैं क्या? सर्कुलेशन। एडी करंट को एडी करंट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कोर के अंदर सर्कुलेट करता है। एंड वी नो दैट करंट कॉजेज हीटिंग इफेक्ट एंड हीट इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये कौन सी एनर्जी लॉस हो रही है? जो करंट आपने प्राइमरी को दिया, उससे जो एनर्जी जनरेट हो रही है, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर एडी करंट भी जनरेट हो गया तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ हिस्सा एडी करंट में चला जाएगा, कुछ म्यूचुअल इंड्यूस करंट में चला जाएगा। तो एडी करंट तो जाया हो रहा है, लिहाजा लॉस ऑफ एनर्जी है। इस एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते थे? हम जो कोर लेते थे, उस कोर के हम स्लाइसेस बना देते थे। देखिए, स्लाइस बनाने से क्या मुराद है, अगर थोड़ा सा जो है वो आप सब्र से काम लें और ये देखें मैं आप बना क्या रहा हूं, शायद आपको बात समझ में आ जाए। फर्ज करें ये मेरे पास एक आयरन ब्लॉक है। हम क्या करते थे? हम इस आयरन ब्लॉक के बहुत सारे जो है वो स्लाइस बना देते थे। हम इस आयरन ब्लॉक में जो है वो बहुत सारे स्लाइस बना देते थे। स्लाइस बनाने का मतलब ये होता है कि आपने अगर वायर को वोन करना है तो आपने ये जो सरफेसेस हैं, इसके आपने इस तरह जो है वो स्लाइस बनाया। आप इस तरह इमेजिन कर लें जैसे ब्रेड लूप होती है। अगर आप एक ब्रेड लें और फिर आप उस ब्रेड के जो है वो स्लाइस बनाना शुरू कर दें, तो आपको जो है वो सूरत हाल जो है वो कुछ इस तरह की नजर आएगी। और इन स्लाइसेस में किया क्या जाएगा? इन स्लाइसेस में किया ही जाएगा कि हर दो स्लाइस के दरमियान कोई ना कोई इंसुलेटर डाल दिया जाएगा। हर दो स्लाइस के दरमियान आप कोई ना कोई जो है वो इंसुलेटर डालेंगे। इंसुलेटर डालने का फायदा क्या होगा कि जो एडी करंट है जो सर्कुलेट कर रहा है, क्योंकि एक लेयर और दूसरी लेयर के दरमियान में जो है वो आपके पास क्या मौजूद है? कोई ना कोई इंसुलेटर है। एडी करंट का लूप जो है वो छोटा हो जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी को कम कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको रिमूव करने का या एडीज करंट के इफेक्ट को मिनिमाइज करने का तरीका क्या होता था? लेमिनेटेड आयरन कोर। देखिए, लेमिनेशन का मतलब होता है जैसे प्लास्टिक कोटिंग आप कराते हैं ना, बचपन में आप बुक्स लेते होंगे, उनके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग करवाते होंगे, तो ये लेमिनेशन कहलाती है। लेमिनेटेड आयरन कोर का क्या मतलब है कि आप आयरन फ्रेम लेंगे, उसके स्लाइसेस बनाएंगे और हर दो स्लाइस के बीच में कोई इंसुलेशन डाल दी जाएगी। ठीक, इस कोर को कहते हैं लेमिनेटेड आयरन कोर, जिसकी मदद से पावर लॉसेस जो है वो कम किए जा सकते हैं। ठीक, तो आपको जो है वो ट्रांसफार्मर के हवाले से जो है वो ये बात पता होनी चाहिए। आपको ट्रांसफार्मर पता हो, इसमें सोर्सेज ऑफ पावर लॉस पता हो, इन चीजों का ट्रांसफार्मर के हवाले से पता होना जो है वो जरूरी है। अच्छा, इसके बाद हाँ, अब चैप्टर में गिनती के जो है वो सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया, वो है आपके पास जनरेटर्स। बेसिकली आज डेफिनेटली नहीं पढ़ पाएंगे, 7-8 मिनट मौजूद है। हम कुछ बातें अलबत्ता इनके हवाले से जरूर कर सकते हैं। देखिए, पहली बात, मैंने कल एक जुमला इस्तेमाल किया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो रिवर्स इंजीनियरिंग पे चलती है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि इफ ए causes B, then B will cause A. Current causes rotation, rotation will cause
करंट। तो गैल्वानोमीटर में हम क्या उसूल इस्तेमाल करते थे, करंट कॉजेस रोटेशन, ठीक है। यही उसूल जो है वो मोटर का होता है। जितनी मोटर्स होती हैं उनमें कॉइल्स होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं। जब करंट पास होता है तो वो कॉइल जो है वो रोटेट हो जाता है, ठीक। यहाँ पर जो बात हम करेंगे वो आपके पास कहलाएगी क्या, कि रोटेशन कॉजेस करंट, यानी आप इंडक्शन की आप एक नई शक्ल देखने वाले हैं जिसको आप नाम देते थे मोशनल ईएमएफ का। याद है ना, आप ये कहते थे कि जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जाएगा तो उसमें ईएमएफ जनरेट होगा। वो जो मोशनल ईएमएफ होता था, मोशनल ईएमएफ, वो मोशनल ईएमएफ कुछ इस तरह लिखा जाता था, एल वी बी साइन थीटा, जहां पे एल का मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, वी का मतलब वेलोसिटी है, स्पीड है, बी का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड है। ये जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी। तो अब हम एक बात नजर आ रही है, अगर आपके पास V और B परपेंडिकुलर हुए तो आपके पास जो EMF होगा वो मैक्सिमम होगा, जो कि सिर्फ क्या लिखा जाता था, LVB। अगर V और B एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो जो EMF होगा वो मिनिमम होगा, जिसको क्या लिखा जाता था, जीरो लिखा जाता था। आपने इस मोशनल EMF को बुनियाद बनाकर AC जनरेटर बनाया है। AC जनरेटर में आप करते क्या थे, आपके पास एक मैग्नेटिक पोल है जिसको मैं नॉर्थ पोल का नाम दे देता हूं। बिल्कुल ऐसा ही आपके पास जो है वो एक साउथ पोल होगा। जो लाइन ऑफ फोर्स है वो हमेशा नॉर्थ से कहां जाया करती है, साउथ की तरफ। तो ये आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बन गई बी। आपने एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया, मैं उस रेक्टेंगुलर कॉइल को बाहर बनाता हूं। वो रेक्टेंगुलर कॉइल आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। अच्छा, ये सिंगल टर्न है। सिंगल टर्न का मतलब क्या है, चार लेंथ है, ठीक है। अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी और डी, तो चार लेंथ कौन सी है, ए से बी से सी से डी से ए। लेकिन आप इस टर्न को बिल्कुल वैसे अज्यूम करें जैसा आपकी बुक या आपकी नोटबुक के पेजेस होते हैं। एक पेज एक टर्न है, तो अगर 200 पेजेस हैं तो इसका मतलब वो 200 टर्न की तरह है। तो ये जो कॉइल होगा, मैं अपनी आसानी के लिए सिंगल टर्न कॉइल लूंगा, लेकिन ये सिंगल टर्न होगा नहीं, ये एन टर्न कॉइल है। फिलहाल मैं बनाऊंगा यहाँ पर सिंगल टर्न। दूसरी बात, जब आप इस कॉइल को यहां पर ड्रॉ करेंगे तो एक कॉइल आपको जो है वो कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, ये कॉइल जो है वो आपके पास कुछ इस तरह का होगा। मैं इसके नाम रख देता हूं ए बी सी और डी। फिर उसके बाद जो एक चेंज है वो ये कि यहाँ पर क्योंकि कॉइल एक वायर से बना है तो हर वायर के दो एंड होने चाहिए। एक एंड ये ना, एक एंड आपके पास जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इस कॉइल को एक एक्सेल के ऊपर जो है वो फिक्स किया जाता है। लेट से वो जो एक्सेल है, मैं ऐसा कलर ले लेता हूँ कि थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए आपके लिए। ये जो वर्टिकल लाइन बनी हुई है, ये वर्टिकल लाइन वो एक्सेल है जिसके अक्रॉस ये कॉइल जो है वो रोटेट करता है। और इस एक्सेल को हम नाम दिया करते थे एक्स एक्स डैश का, ठीक है। और ये जो कॉइल था ये आपके लिए जो है वो आर्मेचर कहलाया करता था। आपने इस कॉइल पे दो रिंग्स कनेक्ट किए। एक रिंग यहां पर कनेक्ट किया कुछ इस तरीके से, दूसरा रिंग आपने यहां पर कनेक्ट किया। इन दोनों रिंग में जो बात आपने नोट करनी है वो ये कि जो वो पहला रिंग है जो कि आपके पास जो है वो रेड कलर से बना हुआ है, वो बेसिकली कंडक्टर की इस साइड से कांटेक्ट में है। मैं इसका कलर भी जो है वो चेंज कर देता हूं। और जो दूसरा वाला कॉइल मैंने बनाया हुआ है, दूसरा रिंग, वो कंडक्टर के सिर्फ इस एंड से जो है वो कांटेक्ट में, जिसका कलर मैंने जो है वो कॉइल जैसा रिंग जैसा कर दिया ताकि आप रिलेट कर सकें। तो मेरे पास दो रिंग है, ये कहलाएगा R1, ये कहलाएगा R2। ये दोनों रिंग जो है वो कार्बन ब्रशेस से जो है वो कांटेक्ट में होता है। फर्ज कर लें ये एक कार्बन ब्रश है, ये एक कार्बन ब्रशेस है।
और ये कार्बन ब्रशेस जो है वो एक्सटर्नल सर्किट से जो है वो कांटेक्ट में होंगे, यानी यहाँ पर आपको जो है वो आउटपुट मिल जाएगा। ये आपके पास जो है वो एसी जनरेटर की जो है वो पूरी एक कंस्ट्रक्शन हो गई। अब रिंग्स का, जिनको आप स्लिप रिंग का जो है वो नाम दिया करते थे, ये रिंग्स, ये जो ग्रे कलर के बने हुए ये आपके पास कार्बन ब्रशेस हैं। इनकी क्या नीड है? इनकी नीड ये है ताकि कॉइल जो है वो फ्रीली मूव करता रहे, जो एक्सटर्नल सर्किट है उसको करंट जो है वो मिलता रहे। अदरवाइज आप सोचें, अगर आप ये कार्बन ब्रशेस यूज नहीं करते और वायर को रिंग के साथ कनेक्ट कर देते या डायरेक्ट कॉइल के साथ, तो जब कॉइल रोटेट करता तो आपका एक्सटर्नल सर्किट भी जो है वो उसके साथ रोटेट करता। ठीक, अब ये जो कॉइल आपको बना हुआ नजर आ रहा है, इमेजिन करें कि आप इसको सिर्फ फ्रंट से देखें, तो फ्रंट से देखने पे आपको इसकी सिर्फ और सिर्फ साइड जो है वो एडी नजर आएगी। आपको इसकी जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइड एडी नजर आएगी। तो साइड एडी नजर आने का मतलब है सूरत कुछ ऐसी होगी। ये साइड ए है, ये साइड डी है। अब जो फील्ड है, वो फील्ड जो है वो कुछ इस तरह ट्रेवल कर रही है हॉरिजॉन्टली। आपने सिर्फ दो बातें जो है वो याद रखनी ताकि फिर हम इसकी डायग्राम जो है वो आसानी से कंप्लीट कर लें। नंबर वन, जो एंगल है मोशनल ईएमएफ में वो वी और बी के दरमियान है। ये ग्रीन से जो है वो आपके पास फील्ड बनी हुई है यानी बी। जब वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, अगर ये कॉइल रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, जो बीच में डॉट है ये इसका एक्सिस हो जाएगा। जब ये रोटेट करेगा तो ये रोटेट करने में एक सर्किल बनाएगा। अगर मैं सर्किल बनाने में कामयाब हो गया तो बात जो है वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी। ये जब रोटेट करेगा तो ये आपके पास जो है वो एक सर्किल बनाएगा। कोई इस तरह, मैं इसको डॉटेड कर देता हूं ताकि आप समझ पाए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है वो एक सर्किल बनेगा। अच्छा, सर्कुलर पाथ में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो आपके पास हमेशा टेंजेंशियल हुआ करती है। इसका मतलब है कि अगर ये कॉइल जो है वो लेट से रोटेट कर रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, तो जो टेंजेंशियल स्पीड है वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पर वो डायरेक्शन जो है वो कुछ ऐसी बननी चाहिए, इस तरह, और यहां पर वो डायरेक्शन कुछ इस तरह बनेगी नीचे की तरफ। ये डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी है। इस वक्त ये फील्ड से कितना एंगल बना रही है? 90। हो सकता है वो बच्चे जिनके अंदर जो है वो ज्योमेट्री की सेंस मौजूद हो, वो इस एंगल को जो है वो 270 नाम दें। और ये वाला एंगल आपके पास कितना है? 90। आप 90 कहें 270 कहें, हमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन 90 भी 1 होता है, साइन 271 होता है, लेकिन उन दोनों की जो पोलैरिटी होती है वो एक दूसरे के जो है वो क्या बन जाती है? ऑपोजिट बन जाती है। हमें जो है वो सिर्फ ये फर्क जो है वो याद रखना है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन को जब चेंज करेगा फर्क पड़ेगा। अब आप ये कहते थे कि ये जो कॉइल है, ये कॉइल जब एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो सूरत हाल देखें कुछ ऐसी होती होगी। मैं कॉइल की डिफरेंट पोजीशंस बनाता हूँ, बस आज की क्लास के लिए आखिरी बात होगी, क्योंकि हमने सारी डायग्राम बना दी है, तो बेहतर ये होगा कि इस डायग्राम को आज ही कंप्लीट कर दें। ये कॉइल की एक पोजीशन है, ये कॉइल की दूसरी। मैं सारी पोजीशन बना दूं फिर हम एक साथ ही वाइंड अप कर देंगे। ये कॉइल की एक पोजीशन हो गई, चले। अब आपके पास जो कॉइल है वो शुरू कर रहा है वर्टिकल से, यानी ये वाला पॉइंट जो है वो ए है, ये वाला पॉइंट डी है। मैं अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना दूं तो ये जो ग्रीन लाइन गई आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बी हो गई। मैंने अज्यूम किया हुआ है कि कॉइल विल बी रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो सिर्फ इस डायग्राम को देखें। अगर यही कॉइल वर्टिकल रखा हुआ होता, यानी यहां पर कुछ इस तरह, तो यहां पर जब आप डायरेक्शन बनाते हैं ना टेंजेंशियल वेलोसिटी की, तो यहां पर वो टेंजेंशियल वेलोसिटी राइट बनती और यहां पर वो क्या बनती? लेफ्ट। तो इन दोनों के लिए एंगल कितना हो जाता? 0, या फिर एंगल कितना हो जाता? 180। तो अब हमें याद क्या है? अगर प्लेन ऑफ द कॉइल फील्ड के परपेंडिकुलर है
तो जो वेलोसिटी होगी, या तो वो वेलोसिटी पैरेलल बनेगी या वो वेलोसिटी एंटी पैरेलल बनेगी, या तो एंगल 0 बनेगा या एंगल 180 बनेगा। और दोनों सूरतों में जो मोशनल ईएमएफ है, दोनों सूरतों में वो मोशनल ईएमएफ जो है वो आपके पास कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। दोनों सूरतों में जो मोशनल ईएमएफ होगा वो 0 होगा। तो मैं कह ये रहा हूं कि मैं यहां पर मोशनल ईएमएफ भी ड्रॉ कर रहा हूं, तो इस पॉइंट पे मोशनल ईएमएफ 0 है। और इसको लिंक करने के लिए मैं एक रेफरेंस लाइन बना रहा हूं ताकि हम बिल्कुल इसके सेंटर पे आ सकें। तो इस पॉइंट पर मोशनल ईएमएफ क्या होगा, 0। अब कॉइल रोटेट करेगा, जब कॉइल रोटेट करेगा तो क्लॉकवाइज पॉइंट डी यहां पर आ जाएगा, पॉइंट ए जो है वो लेफ्ट पर मौजूद होगा। ठीक। अब अगर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन बनाए तो ये एग्जैक्टली वो डायरेक्शन बनेगी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई। यहां पर ये एरो नीचे होगा, यहां पर ये एरो ऊपर होगा, यानी अब आपके पास वेलोसिटी का एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसके एक्सिस से देखूं तो इस पॉइंट पर जो ईएमएफ है उसे मैक्सिमम हो जाना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री के ऊपर वो क्या बनता है, मैक्सिमम बनता है। और ये सारा काम ग्रेजुअली होगा, क्योंकि जब कॉइल रोटेट करता है तो वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर से हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगा। परपेंडिकुलर का मतलब वेलोसिटी का एंगल 0 है, हॉरिजॉन्टल का मतलब वेलोसिटी का एंगल 90 है। वो 0 से 90 जो है वो ग्रेजुअली बनेगा, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। फिर जब ये अगला फेज आपके पास आएगा तो ये डी बन जाएगा, ये ए बन जाएगा। ठीक। अब अगर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन देखें तो यहाँ वेलोसिटी राइट, क्योंकि कॉइल क्लॉकवाइज आ रहा है, यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन लेफ्ट, वो 0 180। यानी यहां पर आपके पास दोबारा जो करंट होगा या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो दोबारा क्या बन जाएगा, 0। और ये सारा काम जो है वो ग्रेजुअली हुआ, तो आपके पास एक वेव जो है वो इस तरह की बनती हुई नजर आएगी। ठीक। ये हाफ साइकिल है। नेक्स्ट हाफ साइकिल के अंदर आपको ट्रेंड जो है वो सेम नजर आएगा। ये पॉइंट ए बन जाएगा, ये पॉइंट डी बन जाएगा। ए अब नीचे जा रहा होगा, डी अब ऊपर जा रहा होगा, ये वी बन गया। ठीक। आप लोग नोट क्या करना है, देखिए जब पहली दफा ईएमएफ मैक्सिमम बना था तो ए जो है वो अपवर्ड था, डी डाउनवर्ड था। और दूसरी दफा में अब ए डाउनवर्ड है और डी अपवर्ड है, यानी डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो अब यहां पर जब आपको ईएमएफ मैक्सिमम मिलेगा तो वो ईएमएफ मैक्सिमम तो होगा, लेकिन उस मैक्सिमम की पोलैरिटी जो है वो क्या हो चुकी होगी, रिवर्स। और जैसे ये दोबारा वर्टिकल बना, पॉइंट ए आपके पास नीचे, पॉइंट डी आपके पास ऊपर, दोबारा आपके पास जो वेलोसिटीज होंगी वो पैरेलल और एंटी पैरेलल वाला केस बनेगा, यानी 0 180। दोबारा आपके पास ईएमएफ की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, यानी इस पॉइंट पर ये 0 होना चाहिए। आपको दोबारा एक कर्व मिलेगा कुछ इस तरह। ये एक कंप्लीट साइकिल है। क्यों कंप्लीट साइकिल है, क्योंकि कॉइल की आप फर्स्ट पोजीशन को देखिए और कॉइल की लास्ट पोजीशन को देखिए तो दोनों सेम है। एक कंप्लीट रोटेशन में क्या होगा, ईएमएफ मिनिमम से मैक्सिमम बनेगा, मैक्सिमम से मिनिमम बनेगा, ये फर्स्ट हाफ है। सेकेंड हाफ में वो मिनिमम से मैक्सिमम बनेगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और दोबारा मैक्सिमम से क्या बनेगा, मिनिमम। ये एसी जनरेटर की जो वो डायग्राम है आपने जो है वो बना रखी होगी। इनके एंगल्स हमारे लिए थोड़ी सी अहमियत रखते हैं। ये एंगल कितना हो जाएगा, 0। ये कितना होगा, 180। वेव मैंने आपको पढ़ाया था, तो एक साइनोसॉइडल वेव का आपको पूरा ये स्ट्रक्चर याद होगा। बीच में आपके पास होना चाहिए 90 और यहां पर होना चाहिए 270। आगे एंगल को मेजर करने का यूनिट रेडियन भी होता है। वैसे तो प्री मेडिकल वालों से नहीं पूछना चाहिए रेडियन, लेकिन क्योंकि आपने चैप्टर 5 में मोशन इन 2 डायमेंशन में शायद जिक्र कर दिया हो तो पता हो तो अच्छी बात है। ये 0 है, ये पाई रेडियन है, और ये आपके पास 2 पाई रेडियन है। 90 का मतलब होता है π/2 और 270 का मतलब होता है 3π/2। याद करना बड़ा आसान है। आपको सिर्फ ये याद होना कि 180 का मतलब पाई है, तो 362 पाई बन जाएगा और 90 हाफ पाई हो जाएगा। क्योंकि 270 का मतलब है थ्राइस ऑफ 90, तो वो क्या बन जाएगा, 3π/2। और यहां पर जो आप एसी जनरेटर के लिए फॉर्मूला पढ़ते थे, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, ओमेगा बी एन
ए, ये मैक्सिमम है। ये आपके पास जो है वो मैक्सिमम के लिए होता था कि अगर आपको एसी जनरेटर का मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए तो वो होता था ओमेगा बी एन ए, अदरवाइज वो आप ओमेगा बी एन ए साइन थीटा जो है वो मोशनल ईएमएफ की मदद से जो है वो यूज किया करते थे। ठीक, एक फॉर्म ये वाली थी और एक ये थी, ओमेगा बी एन ए साइन थीटा। फिर वो डिफरेंट वेरिएशंस है कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के, थीटा बराबर होता है ओमेगा टी के। आप वैल्यूज पुट करके मल्टीपल फॉर्म बनाते थे, लेकिन इतने इतने ज्यादा न्यूमेरिकल एसी जनरेटर के आपको एप्टीट्यूड में नजर नहीं आएंगे। जो नजर आएंगे ना वो बड़े सीधे से होते हैं, वो सिंपल जो है वो ओमेगा बी एन ए से जो है वो निकाल लिए जाते हैं। ठीक, फिलहाल जो है वो यहीं तक रखेंगे। अगर किसी के ध्यान में जो है वो कोई क्विक क्वेश्चन है तो अब आप जो है वो बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम अपनी अगली क्लास बेसिक डेफिनेटली जो है वो जनरेटर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें एसी जनरेटर में एक दो बातें करनी है और फिर हमें डीसी जनरेटर देखना है। तो अगली क्लास जो मंडे को होगी, वो जो उसका नॉर्मल टाइम है वो उसी में होगी, लेकिन मैं उस क्लास में सॉल्व करवाऊंगा न्यूमेरिकल। ठीक है, और मैं चाहूंगा ये कि हम कम से कम 7 से 8 न्यूमेरिकल तो मैक्सिमम के जो है वो बिल्कुल करें। तो मैं सिर्फ एक काम ये करूंगा कि मैं आपको एक हैंडआउट आपसे शेयर करूंगा जिसके अंदर वो न्यूमेरिकल होंगे जो मैं कराऊंगा। अगर आप में से कोई बच्चा वो न्यूमेरिकल घर में खुद से सॉल्व करना चाहे बिल्कुल करें, क्योंकि जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसे अप्रोक्सीमेशन से और क्विक मैथ्स के तहत सॉल्व करें। आपने एक दफा सॉल्व किया हुआ होगा ना, आपके लिए चीजें रिलेट करना आसान हो जाएगा। जरूरी नहीं है क्योंकि आज तक हमने ये काम नहीं किया तो अब अभी भी नहीं करेंगे तब भी चलेगा। ठीक, जी मलाइका। सर मैं कह रही थी कि वो एडी करंट के बारे में जो आपने बताया एनर्जी लॉस होता है, तो वो एक दफा किस तरह होता है, वो एक दफा दोबारा बता दें। देखिए, करंट जो है वो करंट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब है कोई और एनर्जी थी जो एडीज करंट में कन्वर्ट हुई। अगर वो एडी में करंट नहीं कन्वर्ट नहीं होती तो वो डेफिनेटली आउटपुट कॉइल के पास जाती। तो अगर कोई करंट जनरेट हुआ है तो इसका मतलब वो आपकी इनपुट एनर्जी का एक पार्ट था जो एडी करंट बना और हीट बन के जाया हो गया। अगर एडी करंट नहीं होता, हीट लॉस नहीं होता, तो जितना आप इनपुट एनर्जी दे रहे थे वो आपको आउटपुट पे मिल जाती। बात वाज़ेह हो रही है? यस सर। जी सैमन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर अगर हम एडी करंट की डायरेक्शन की बात करें तो उस बारे में क्या बताएंगे आप? अगर एडी करंट की डायरेक्शन की, देखिए एडी करंट इंड्यूस करंट है ना। हाँ, इंड्यूस करंट है ना। इंड्यूस करंट के रूल सिंपल से हैं। हमेशा अपने कॉज को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो जब अगली क्लास शुरू हो तो क्योंकि मैं एसी जनरेटर से स्टार्ट करूंगा, लेकिन आप क्लास के शुरू में याद दिला देगा, मैं तफसील से 5-10 मिनट लगा के दोबारा समझा दूंगा कि डायरेक्शन निकलेगी कैसे। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। क्योंकि मेरा ख्याल है मैं ऑलरेडी आप 10 मिनट जो है वो ऊपर ले चुका हूँ। तो इंशाल्लाह मंडे को जो है कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, मंडे को आपका जो टेस्ट होगा उस टेस्ट में इस दफा आपने जो टेस्ट दिया था मेरे ख्याल से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तक आ गया था। तो अब जो टेस्ट आप देंगे वो मैग्नेटिज्म का होगा, और उस टेस्ट के अंदर क्या क्या आएगा ये अच्छा सवाल है। तो मेरे ख्याल से जो लास्ट टेस्ट आपने दिया वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का दिया है। उसके बाद हमने जो है वो ये बायोट-सावर्त लॉ पढ़ा था। तो बायोट-सावर्त लॉ आएगा, एम्पेयर-सेकेटल लॉ, सोलेनॉइड, टॉरॉइड, फिर म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर। ठीक है, यहाँ तक के टॉपिक जो है वो टेस्ट में इंक्लूड होंगे। यहीं से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली क्लास में।